हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है बलबन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो है दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ चुके हैं। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह को पढ़ा था। रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह के बाद गद्दी पर जो है रज़िया सुल्तान बैठी थी, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने मुइजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन मसूद और नासिरुद्दीन मोहम्मद को एक क्लास में पूरा किया है। इसके बाद हम जो है आज गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। बलबन जो है गद्दी पर कब बैठा था तो 1266 से 1286 ईस्वी तक वहाँ गद्दी पर आसीन रहा। इससे पहले इसका आरंभिक जीवन देखते हैं। इसका आरंभिक जीवन जो लिखा है यहाँ पर के तुर्कों की इलबरी जनजाति से संबंधित था। ये इलबरी ट्राइब मतलब इलबरी जनजाति से संबंधित था। ये आगे जो है बलबन का रियल नेम मतलब वास्तविक नाम क्या था तो इसका वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। डिसेंडेंट्स इसका मतलब है ये किस वंशज से था तो इसका वंशज जो है अफरासियाब वंशज का बताया करता था बलबन स्वयं को, ऊंची जाति का। बलबन के आरंभिक जीवन के बारे में पढ़े तो बलबन एक दास था। बलबन जो है एक दास था। दास किसका था तो नीचे लिखा है ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी का। सर्वप्रथम ये ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी का दास था। फिर ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी जो है इसे बाज़ार में बेच देता है। तो किसको बेच देता है तो इल्तुतमिश को बेच देता है। तो ये जो है पहले ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी का दास था, उसके बाद इल्तुतमिश का दास था। पर यहाँ एक योग्य और प्रतिभाशाली था तो इल्तुतमिश जो है इसे अपने 40 तुर्क सरदारों का जो समूह था उसमें इसको जगह दे देता है और खासदार के पद पर भी नियुक्त करता है। यह खासदार के पद पर मतलब खास व्यक्ति जो सुल्तान का होता है उसके लिए इसको नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार बलबन जो है धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता है और एक गुलाम से सुल्तान बनने की कहानी शुरू होती है। तो आगे हम जो है बलबन के बारे में और विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो शुरू करते हैं बलबन की कहानी। अब जो है हम बलबन के टाइटल्स मतलब उपाधियों के बारे में जानेंगे। बलबन ने 4 उपाधियाँ ली थी। उलुख्खा बलबन को उपाधि दी गई थी नासिरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। और एक उपाधि है जिले इलाही, थर्ड है नियामत खुदाई और फोर्थ उपाधि है गियासुद्दीन बलबन। इसका वास्तविक नाम क्या था तो बहाउद्दीन वास्तविक नाम था इसका। नासिरुद्दीन मोहम्मद सिर्फ नाम का शासक था, सारे काम जो है बलबन ही करता था उस समय। बलबन जो है अप्रत्यक्ष रूप से 20 सालों तक शासन करता रहा। 20 साल कैसे तो नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल है 1246 से 1266। पहले टाइटल की बात कर ली उलुख्खा। दूसरा टाइटल है जिले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। यहाँ जो है ईश्वर की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। इसने कहा नियामत खुदाई। क्या कहा नियामत खुदाई मतलब ईश्वर की छाया। बलबन ने कहा कि हर किसी पर ईश्वर की छाया नहीं पड़ती, मुझ पर पड़ी है। मैं जो हूँ ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मैं जो कहूँगा वही सत्य होगा। मैं जो कह रहा हूँ मतलब वह ईश्वर ने कहा है, ऐसा बलबन का मानना था। बलबन का ये उपाधियाँ लेने के पीछे की वजह यह थी कि वह जो है अपने आप को बड़ा बताना चाहता था। नियामत खुदाई या फिर जिले इलाही ये टाइटल लेना मतलब वह कह रहा है कि मैं जो हूँ ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने जैसा है और मेरी आज्ञा का पालन ना करना ईश्वर के खिलाफ जाने जैसा है, ऐसा उसका कहना था। बलबन ने जो है धर्म और राजनीति दोनों को जोड़ दिया। वो चाहता था कि कोई उसके खिलाफ ना जाए, इसलिए उसने ऐसा किया था। अगली उपाधि है उसकी गयासुद्दीन बलबन। तो क्वेश्चन आए कि उलुख्खा किसकी उपाधि है तो बलबन की। अगली जिले इलाही उपाधि किसने ली थी तो बलबन ने। नियामत खुदाई बलबन की उपाधि है और गियासुद्दीन बलबन की उपाधि है। इसका वास्तविक नाम क्या है तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम है।
अगला हम जो देखेंगे वो है बलबन्स अपॉइंटमेंट, मतलब बलबन को किस किसने नियुक्त किया था। तो बाय इल्तुतमिश इन 1232 AD, मतलब बलबन द्वारा जो है 1232 ईस्वी में इसको नियुक्त किया गया था। किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो खासदार। खासदार मतलब जो खास व्यक्ति होता है वहाँ। इल्तुतमिश द्वारा इसे कौन सा पद मिला था? तो खासदार। बलबन इल्तुतमिश के टाइम में जो 40 तुर्क सरदार, तुर्कान चहलगानी का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, उसका भी एक तुर्क सरदार था ये। रजिया के शासनकाल में इसे अमीर शिकार का पद दिया गया था। अगला जो है बहराम शाह ने इसे अमीर आखुर मतलब जो शाही अश्वशाला का सेनापति होता है उसे अमीर आखुर कहते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने इसे चीफ मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री या फिर नायाब का पद मतलब उप सुल्तान। वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में थी। इसका जो दामाद था नासिरुद्दीन मोहम्मद सत्ता पर आसीन था, बाकी वास्तविक सत्ता जो है बलबन के हाथों में ही हुआ करती थी। अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बलबन जो है इल्तुतमिश के शासन काल में किस पद पर था? तो ये जो है खासदार के पद पर नियुक्त था, और रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के पद पर नियुक्त था। बहराम शाह का जब शासन आया तो ये अमीर आखूर था, और नासिरुद्दीन मोहम्मद इसका जो दामाद है उसके समय में ये नायाब ममलिकात के पद पर आसीन हुआ, जिसमें वास्तविक सत्ता इसी के हाथों में थी। बलबन इम्प्रूव पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ कैसे की थी बलबन ने? तो पहला पॉइंट है मैरिज ऑफ हिज डॉटर विथ नासिरुद्दीन मोहम्मद। बलबन ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का पोता उससे इसकी अपनी बेटी की शादी करवाई थी। दूसरा पॉइंट है डिपोज्ड इन 1253 बाय अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ नोबल्स। इसका हिंदी में मतलब है अमीरों के षड्यंत्र द्वारा 1253 ईस्वी में पद से हटवा दिया था बलबन को। अमीरों ने षड्यंत्र किया और बलबन को पद से हटवा दिया। अगला है इमाउद्दीन वाज ब्रोट इन प्लेस ऑफ बलबन, मतलब जो है बलबन की जगह इमाउद्दीन को लाया गया था। अगला पॉइंट है रिहान्स अपॉइंटमेंट, रिहान की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद है अगला पॉइंट है पांचवा सुकम्बिंग टू द सुपीरियर पावर ऑफ, यहाँ बलराम लिखा है बलबन। सुकम्बिंग टू द सुपीरियर पावर ऑफ बलबन सुल्तान महमूद कस्टम्स रिहान। इसका हिंदी में मतलब है कि बलबन की अधिक शक्ति के आगे झुककर सुल्तान महमूद ने जो है रिहान को अपदस्थ किया, मतलब रिहान को अपदस्थ किया था, और बलबन ने जो है शाही छत्र धारण किया था। आगे लिखा है बलबन वोर द रॉयल अम्ब्रेला, मतलब बलबन ने शाही छत्र धारण किया था। आगे सातवां पॉइंट है असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान इन 1265 AD, मतलब जो है 1265 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के पश्चात, सुल्तान कौन है इस समय? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद वहाँ सुल्तान है। उसकी मृत्यु के बाद जो है बलबन गद्दी पर बैठा था। इस प्रकार बलबन ने जो है अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया था। बलबन ने अपनी राजनीतिक स्थिति किस प्रकार सुदृढ़ की थी? तो एक बार और सुनिए। उसने जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद से अपनी पुत्री का विवाह किया था। दूसरा जो है अमीरों के षड्यंत्र द्वारा 1253 ईस्वी में उसे पद से हटवा दिया था। तो बलबन की जगह जो है इमाउद्दीन को लाया गया था। रिहान की नियुक्ति की गई थी बलबन की अधिक शक्ति के आगे झुककर। जो सुल्तान है उस समय का महमूद नासिरुद्दीन मोहम्मद ने रिहान को अपदस्थ किया, और बलबन ने शाही छत्र धारण किया था, मतलब वास्तविक सत्ता इसी के हाथों में थी। नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो शासनकाल था एक हिसाब से बलबन का ही शासनकाल था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से शासन यही चला रहा था। नाम मात्र का शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है यह गद्दी धारण कर लेता है, और दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान जो है बलबन बन जाता है।
आगे जो है हम बलबन की अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बलबन अचीवमेंट एंड वर्क, इसका हिंदी में मतलब है कि बलबन की उपलब्धियां और कार्य क्या क्या थे, ये देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है, बलबन प्रोपेगेटेड द इरानियन कस्टम ऑफ द राइट ऑफ डिविनिटी। इसका हिंदी में मतलब है कि बलबन ने जो है ईरानी प्रथा को प्रचारित या फिर प्रसारित किया था। दूसरा है सप्रेशन ऑफ तुर्कान चहलगानी, मतलब तुर्कान चहलगानी का दमन। जब बलबन गद्दी पर बैठा तो यहाँ इसकी एक आंतरिक समस्या थी। तुर्कान चहलगानी मतलब ये जो है तुर्कान चहलगानी का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था। यह जो 40 तुर्क सरदारों का समूह था और इसमें क्या था कि इल्तुतमिश के जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे वही थे, तो उसमें जो है बलबन भी था। तो बलबन तो अब राजा बन चुका है, तो बलबन चाहता है कि मतलब मैं तुर्कान चहलगानी का दमन करूं। दमन क्यों करूं, तो इसके पीछे वजह ये थी कि ये भी वो जो तुर्क सरदार 40 उनमें से एक सरदार था और आगे चलकर जो है यह एक बादशाह बन गया, मतलब सुल्तान बन गया। तो इसने सोचा कि आगे के जो ये 40 हैं तुर्क सरदार, इनमें से कोई भी ऐसा कर सकता है, मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इसलिए इसने जो है ये तुर्कान चहलगानी का दमन करना शुरू कर दिया था और ये जो है तरीके से दमन करना इसने स्टार्ट कर दिया। यह दमन क्यों कर रहा है? ये दमन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने सत्ता का जो है अपहरण किया है। अपहरण कैसे किया है? अभी तो मतलब ये जो इल्तुतमिश के बाकी है, नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद केकुबाद और क्यूमर्स जो है, ये 2 सुल्तान और बनेंगे, ये बाकी है। इन्हें छोड़ जो एक गुलाम है वह सुल्तान बन चुका है। तो अपहरण क्या है, पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि ये स्वयं एक गुलाम है। तो अभी इल्तुतमिश के वो जो वंशज है वही बचे हैं और एक गुलाम गद्दी पर बैठ गया। तीसरा ऐसा है कि विद्रोह कर रहे हैं लोग। विद्रोह, जब भी कोई सुल्तान बनता है तो पहले तो विद्रोह ही होता है, तो अभी विद्रोह हो रहा है। तो इसलिए ये जो इन्हें सबको रोकने के लिए ये 40 तुर्क सरदार है, इनका जो है दमन करेगा बलबन। अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि तुर्कान चहलगानी का निर्माण किसने किया था, तो इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और तुर्कान चहलगानी का दमन किसने किया या इसको समाप्त किसने किया, तो यहाँ जो समाप्त किया था गयासुद्दीन बलबन ने। उलुग खां भी कहते हैं इसको, जिले इलाही, नियामत खुदाई, जो भी इसका नाम आए आप टिक कर सकते हैं। अगला थर्ड पॉइंट है स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर। इसको हिंदी में मतलब है कठोर कानून व्यवस्था। बलबन ने जो है अपने कार्यों में जो लागू की थी वो थी कठोर कानून व्यवस्था, मतलब उसके शासनकाल में बहुत कठोर दंड दिया जाता था। छोटे छोटे कार्यों के लिए बड़े बड़े दंड दिए जाते थे। इसमें आप इसको निरंकुश राजसत्ता भी कह सकते हैं। निरंकुश राजसत्ता इसलिए कि बलबन ने जो है स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था। ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब वहाँ ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर के प्रति जो है उत्तरदायी है, वो वहाँ जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसका मतलब यहाँ है कि मेरी जो शक्तियाँ हैं वह निरंकुश है, मतलब मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। एक राजा की शक्ति, निरंकुश राजसत्ता इसे कह सकते हैं। उसका कहना था कि आप सभी मेरे नियंत्रण में हैं। आप सभी से मतलब जितने भी अमीर हैं या फिर मतलब मौलवी या मुल्ला है, वे सारे उसके नियंत्रण में हैं। लास्ट मतलब जो फैसला होगा वह राजा का होगा। राजा कौन? तो बलबन का होगा। यह निरंकुश राजसत्ता थी और इसके अंतर्गत जो है कठोर कानून व्यवस्था भी लागू की जाती थी। तुर्कान चहलगानी जो तुर्क सरदारों का इसने दमन किया था, वहाँ मतलब जो है वो अगर छोटी मोटी गलतियाँ करते थे या फिर मतलब उसकी नज़र में आ जाते थे तो उन्हें जो है कठोर दंड दिया जाता था। और वो किस लिए दिया जाता था? वहाँ की जनता को डराने के लिए कि वहाँ एक राजा है, अगर कोई मतलब गलती करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। न्यायप्रियता का भी मतलब इसने प्रचार प्रसार किया था कि मैं जो हूँ वो न्यायप्रिय हूँ, मतलब मुझे न्यायप्रिय है, सामने कौन खड़ा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं न्यायप्रिय हूँ, मतलब मैं जो है न्याय करूँगा, ऐसा। अब जो है हम बलबन के न्यायप्रियता के बारे में थोड़ा और जानते हैं।
बलबन जो है निरंकुश राजसत्ता में मतलब भरोसा करता था। ठीक है, आगे जो है उसने जो है थोड़ा ज़्यादा जनता विरोध ना कर दे इस चक्कर में थोड़ा सा मतलब डिजाइन डाला। बोला कि मैं निरंकुश हूँ, अत्याचारी नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि चाहे जिस पे अत्याचार कर रहा हूँ, मेरा जिधर मन पड़ रहा है उधर अत्याचार करने निकल गया मैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो भाई और बहनों कैसा है, तो आइए जानते हैं कैसा है। मतलब ऐसा है, बलबन ने कहा कि राजा का जो है कोई सगा संबंधी नहीं होता है, वह सबके प्रति जो है निष्पक्ष न्याय करता है। बलबन का कहना था कि सभी मेरे लिए बराबर है। मतलब अगर कोई बहुत ऊंचे पद पर है और उसने कोई गलत काम किया है तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। मेरे लिए सभी बराबर है, कोई भी हो बराबर न्याय मिलेगा सबको। जो छोटे लोग हैं मैं उनकी रक्षा करने के लिए हूँ, अगर कोई इन पर अत्याचार करेगा तो मैं जो हूँ यहाँ बैठा हूँ न्याय देने के लिए। हालांकि इसके पीछे जो है उद्देश्य वो जो 40 तुर्क सरदार है उनको निपटाने का था। तो एक बार एक तुर्क सरदार ने जो उसका जो रसोइया था, खाना बनाने वाला, उसने जो है अच्छा खाना नहीं बनाया तो उसको जो है कोड़ों से खूब पिटाई की गई। उसकी बात पता चली बलबन को, तो बलबन ने जो है उस तुर्क सरदार को वहीं कोड़ों से बांध कर पिटवाया था सारी जनता के सामने। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बलबन जो है न्यायप्रिय शासक बन गया, लोगों की नज़र में मतलब चढ़ गया कि ईमानदार शासक एकदम। गलती की किसी ने तो सज़ा मिली उसको, भले वो तुर्क सरदार था उसको सज़ा मिली। मतलब कहा जाता है कि उसको जो है कोड़े मारे गए थे और उसके गोश्त को पकवा कर उसके घर वालों को खिलाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि बाकी सारे लोग देख ले, तुर्क सरदार देख ले, बाकी जनता देख ले कि अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। इसने ऐसे कर कर के मतलब 40 तुर्क सरदारों का एकदम निपटारा कर डाला। बलबन के अगले कार्य में आता है चौथा कार्य, लीकर बैन। लीकर मतलब जो है हिंदी में शराब बंद। शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था बलबन के शासनकाल में। बलबन जो है सरदार सुल्तान बनने से पहले खुद स्वयं शराब पीता था। जब वह खुद स्वयं सुल्तान बना तो उसने जो है अपने शासन में शराब को बंद करवा दिया। मतलब एकदम शराब पर प्रतिबंध लगवा दिया, कोई शराब नहीं पिएगा, ऐसा लागू करवा दिया था। तो ये हो गया शराब पर बैन। अगला पॉइंट है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। आयरन एवं ब्लड पॉलिसी मतलब बलबन की यह एक नीति है जो प्रसिद्ध है। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बलबन ने अपनाई थी, लोह एवं रक्त की नीति। अब हम इसके बारे में जानेंगे। बलबन ने जो है लोह एवं रक्त की नीति अपनाकर जो है मेवाती एवं जो राजपूत थे उनको मतलब परेशान किया। इसने क्या किया था, ये जो है परेशान कर रहे थे, इसको परेशान कर रहे थे। इसने जो इनको परेशान करने के लिए क्या किया, तो जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उसके मतलब सारे पेड़ों को कटवा दिया था और उसके मतलब चारों दिशाओं में एक एक किले बनवाए थे। एकदम वहाँ पे पेड़ पौधे साफ़ हो गए तो इंसान कैसे जिएगा? मतलब ज़्यादातर सोर्स जो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। अगला जो है छठा, सिजदा एवं पेबोस, मतलब सिजदा एंड पेबोस। तो इसमें क्या था, यहाँ हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि बलबन ने ईरानी प्रथा का प्रचार प्रसार किया था, मतलब प्रसारित किया था। तो ईरानी प्रथा के अंतर्गत ही आता है सिजदा एवं पेबोस। और अगला जो है नवरोज फेस्टिवल स्टार्टेड। ये दो चीज़ें जो सिजदा एवं पेबोस और नवरोज फेस्टिवल जो है शुरुआत की थी, यह जो दोनों है ईरानी प्रथा है। इससे किसने किया था चालू? तो बलबन ने चालू किया था। और तो अब समझते हैं कि क्या था ये सिजदा एवं पेबोस। पहले हम देखते हैं सिजदा। बलबन ने जो सिजदा स्टार्ट किया था वो जो था वो मुस्लिम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं और वो जो सिजदा करते हैं वो सिजदा था, ठीक है। उसके बाद पेबोस। पेबोस मतलब जो सुल्तान है, अगर कोई राजा उसके दरबार में आता है तो वह उसके हाथ को चूमेगा, इसको पेबोस बोलते हैं। और यह जो है ईरानी प्रथा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो था सिजदा एवं पेबोस। अगर क्वेश्चन आए कि सिजदा एवं पेबोस किसने प्रारंभ किया था, तो यहाँ जो है बलबन ने स्टार्ट किया था। तभी से यहाँ प्रथा आगे और राजाओं ने
लागू की थी। हालांकि स्टार्टिंग किसने की थी, तो बलबन ने सिद्धा एवं पेबोस प्रथा का प्रारंभ किया था। अगला है नवरोज़ उत्सव जो है शुरू किया था। 7वां, तो यह जो है ईरानी मतलब पारसी लोग जो होते हैं नया साल नवरोज़ मतलब नए साल के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ भी जो है किसने शुरू किया था, तो यहाँ त्यौहार जो है बलबन ने शुरू किया था, नवरोज़ उत्सव। अगला 8वां पॉइंट है बलबन के कार्य में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवाने अर्ज। इसे दीवाने आरिज भी बोलते हैं, दीवाने अर्ज भी बोलते हैं, और हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे सैन्य विभाग बोलते हैं, मतलब सेना का विभाग। इसमें क्या है, पहली बार बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। पहली बार जो सैन्य विभाग की स्थापना हो रही है मध्यकाल में, तो वहाँ भी जो है बलबन ने स्टार्ट की थी। सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने क्यों की थी, तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने इसलिए की थी क्योंकि इसके सामने कई समस्याएं थी। जैसे कि बंगाल जो है मतलब इसके अधीन ही था, पर दूर था, तो वहाँ के लोग मतलब बार बार विद्रोह कर दिया करते थे, तो इनको रोकना था। मेवातियों का भी इसको रोकना था। मंगोलों का आक्रमण हुआ करता था, तो उसे इसको रोकना था। इन सब के कारण इसने क्या किया कि सैन्य विभाग की स्थापना कर दी, सेना देखती रहेगी। तो सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, सर्वप्रथम मध्यकाल में, तो सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। अब जो है हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इसका हिंदी में मतलब होता है गुप्तचर विभाग की स्थापना, और अगर और हिंदी में देखें मतलब उर्दू में देखें ऐसा कह सकते हैं, तो दीवाने बरीद कहा जाता है। गुप्तचर विभाग को दीवाने बरीद, ठीक है, दीवाने बरीद। बलबन की नीतियों में यहाँ भी एक महत्वपूर्ण नीति है। महत्वपूर्ण कैसे है, तो बलबन ने जो है अपने जो शासन था या राजपाट था उसमें जो है अपना राज जिता, ऐसा कह सकते हैं। उसमें जो है गुप्तचर छोड़ रखे थे, हर दिशा में गुप्तचर छोड़ रखे थे। वहाँ इसको इन्फॉर्मेशन देते थे कि कहाँ क्या हो रहा है या फिर कौन क्या कर रहा है, तो फिर उन्हें दंड दिया जाता था, बल्कि कठोर दंड दिया जाता था। फिर पता चलता था कि किसने क्या किया है और किसने दंड दिया है। तो मतलब बहुत आईएमपी नीतियों में बलबन की नीति जो है गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की थी, तो गुप्तचर विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। आगे चलकर थोड़ा सा फेरबदल करके अलाउद्दीन खिलजी भी इसी तरह की नीति अपनाएगा। बलबन के शासनकाल में अगर कुछ मतलब एक शब्द आता है तो वो बलबन की नीतियाँ आती है। कई नीतियाँ थी बलबन की, तो उसमें से ये भी एक थी कि गुप्तचर विभाग की स्थापना, जिसे क्या कहते हैं, तो दीवाने बरीद भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है बलबन के कार्य में कंसीडर द रूल्स ऑफ द कुरान एज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। इसका हिंदी में मतलब है कुरान के नियमों को शासन व्यवस्था का आधार मानता था। कौन मानता था, तो बलबन। बलबन का ऐसा मानना था कि जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ कुरान के नियमों के आधार पर चलनी चाहिए। वहाँ जो है एक मुस्लिम था और कुरान के नियमों के आधार पर मतलब वहाँ उसमें कुरान के नियमों के अनुसार नाचना गाना, शराब पीना, हंसी ठिठोली या किसी भी प्रकार का मतलब मजाक नहीं किया जाता है। तो उसके आधार पर ही बलबन जो है कुरान के नियमों का शासन का आधार मानता था। यहाँ भी उसकी एक नीति थी। बलबन जो है एक मुसलमान होने के कारण वह इस्लामी शासन को गैर इस्लामी शासन से भिन्न मानता था, जो धर्म के कानून के विरुद्ध था। बलबन जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ता था और मतलब सुल्तान बनने के बाद शराब पीना उसने जो है छोड़ दी थी और अपने शासन में शराब पर प्रतिबंध भी लगाया था। बलबन के जो शासनकाल में हंसना भी मना था, मतलब, और वह स्वयं खुद बहुत गंभीर रहता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर कोई दुर्घटना भी घटित हो जाती है तो वो जो है एकदम गंभीर रहेगा। मतलब ऐसा है कि नुकसान हो गया तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दुखद, और कोई खुशी मिल गई तो मतलब खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एकदम मतलब गंभीर रहता था, हर समय गंभीर रहता था बलबन। आगे पढ़ेंगे हम
बलबन का एक बेटा है मोहम्मद। जब मतलब कहा जाता है कि उसकी मृत्यु की जब खबर आई थी तो बलबन जो है अपना काम कर रहा था, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा उसने दिखाया। उसको फ़र्क पड़ा था, वो मतलब उसके थोड़े समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, पर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ बहुत ही गंभीर था और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आगे जो है हम 11वां पॉइंट पढ़ते हैं, रिफॉर्म्स इन इक्तादारी सिस्टम। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि बलबन ने इक्तादारी प्रथा में सुधार किया था। तो सुधार कैसे किया था? तो पहले तो इक्ता क्या होता है, इक्तादारी क्या होती है। फर्स्ट इक्ता समझते हैं। इक्ता जो है मतलब भूमि का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है? भूमि का एक टुकड़ा होता है। और इक्तादार कौन होता है? जो मतलब अगर कोई सेवा दे रहा है राजा के यहाँ, जैसे कोई सैनिक सेवा दे रहा है तो उसको मतलब पैसे के बदले, धन के बदले जो है ज़मीन दी जाती थी, भूमि का टुकड़ा दिया जाता था या फिर भूमि दी जाती थी, तो वहाँ जो है इक्तादार कहलाता था। अब समझते हैं कि बलबन ने इक्तादारी प्रथा में सुधार किया था। तो बलबन ने जो है इक्तेदारों को 3 श्रेणियों में बांट दिया था और जो है इक्तेदारों पर निगरानी रखने के लिए एक पद का मतलब गठन किया था। उस पद का नाम था ख्वाजा। ख्वाजा नाम के एक पद का गठन किया था जो इक्तेदारों पर नज़र रखता था। यहाँ बलबन का जो है रिफॉर्म्स इन इक्तादारी सिस्टम मतलब इक्तादारी प्रथा में सुधार था। तो आपको समझ में आया? फर्स्ट तो इक्ता क्या होता है, सेकंड इक्तादार क्या होता है, और थर्ड जो है बलबन ने इक्तादारी प्रथा में क्या सुधार किया था। ठीक है, आगे जो है हम अगला पॉइंट है द डॉक्ट्राइन ऑफ किंगशिप एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान। इसका हिंदी में मतलब होता है राजत्व का सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा। तो अब हम समझेंगे कि राजत्व का सिद्धांत क्या था और सुल्तान की प्रतिष्ठा क्या थी। तो सुनिए, राजत्व के सिद्धांत का मतलब होता है कि मैं मतलब बलबन किस प्रकार अपनी नीतियों का शासन और प्रशासन चलाऊंगा, मेरे नियम कानून जो हैं किस प्रकार से होंगे, कैसे होंगे, उन्हें कैसे लागू करना होगा, ये सब। बलबन ने जो है राजत्व का अर्ध देवीय स्वरूप मतलब बलबन ने जो है राजा को ईश्वर से जोड़ दिया। राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ही निरंकुश राजसत्ता मतलब निरंकुश राजसत्ता हम आगे भी समझ चुके हैं कि क्या होता है। अगला इसी के अंतर्गत मान सकते हैं न्यायप्रियता। न्यायप्रियता मतलब अगर मैं शासन का प्रमुख हूँ तो न्याय मेरे लिए प्रमुख है, सर्वोपरि है। मतलब मैं एक राजा हूँ तो न्याय मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। यह न्यायप्रियता है। आगे भी हम इस बारे में मतलब जान चुके हैं। तो यही इसका जो है राजत्व का सिद्धांत था। बलबन के राजत्व के सिद्धांत का व्यापक महत्व था। उसने न केवल सुल्तानों की धूमिल हो चुकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, मतलब इससे पहले जो नसरुद्दीन मतलब मोहम्मद, वो जो एक शासक था, मतलब नाम मात्र का शासक था, वास्तविक संस्था जो शक्ति जो है बलबन के पास थी। और उससे पहले भी मतलब राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था बलबन, कि मतलब अगर राजा खड़ा है तो बाकी जनता को पता चले कि राजा खड़ा है। तो और जो बलबन था वह एक गुलाम था, तो लोग उसने जो है स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताया, मतलब लोग उसे ऊंची जाति का समझे। और मतलब नस्लवाद की नीति भी उसने अपनाई थी। मतलब वो कहता था कि नीची जाति के लोगों को देखकर पता नहीं मुझे क्या होता है, मतलब मुझे पसंद नहीं है नीची जाति के लोग। अपने आप को उच्च कुल का और मतलब जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि और मतलब पता नहीं क्या क्या बता डाला खुद को। वो जो चाहता था कि राजा की जो है प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा रहे, और मतलब वो ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता भी नहीं था। मतलब जब कोई करीब आता है तो आपके राज जान सकता है, तो इस हिसाब से वो किसी को अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देता था। उसके घर वाले भी मतलब ज़्यादा करीब नहीं आते थे, उसके दूर ही रहते थे। कब मतलब इसका माथा ठनक जाए और ये पता नहीं कौन सा कठोर दंड देते, तो इसलिए इस प्रकार बलबन का राजत्व सिद्धांत जो है प्रतिष्ठा, शक्ति एवं न्याय पर आधारित था। बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी इतिहासकार बन्नी द्वारा संकलित बलबन की वसीयत से मिलती है।
अगला पॉइंट है बिल्ड फोर्टिफिकेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है दुर्गों का निर्माण करवाया। इसने जो है किलों का निर्माण करवाया था, जिसमें जो है तबरिंद, सुनाम, समाना और किलों की मरम्मत भी करवाई थी इसने। यह सब इसकी नीतियाँ थी। अगला जो है बलबन के नीतियों में सप्रेशन ऑफ रिबेलियन। इसका हिंदी में मतलब होता है विद्रोहियों का दमन। तो पहला पॉइंट है कट डाउन द मेवाती ट्री एंड रेस्ट द हाउस। इसका मतलब ये है कि मेवाती वृक्षों को काटकर उनके आवासों को नष्ट किया था। मेवाती वृक्ष मतलब जहाँ पर मेवाती, राजपूत ये सब रहते थे, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, उसको जो है मतलब वहाँ पर जो पेड़ थे उन वृक्षों को एकदम कटवा दिया। ऐसा उसने जो है लौह एवं रक्त की नीति के अंतर्गत किया था। यह इसके लिए मतलब प्रतिद्वंदी का काम करते थे। तो इसने जो है लौह एवं रक्त की नीति के तहत इनके वृक्षों को कटवाया, इनके आवासों को नष्ट किया। दिल्ली के आसपास और दोआब में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। सेकंड पॉइंट लिखा है लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉयड इन दिल्ली अराउंड एंड दोआब। इसका हिंदी में मतलब है कि दिल्ली के आसपास और दोआब में कानून व्यवस्था जो है बिगड़ चुकी थी। गंगा, यमुना, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो कौन कौन सी दो नदियाँ? तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब बोलते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र। पंजाब मतलब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है दोआब मतलब गंगा और यमुना दोआब में जो है आज्ञा ना मानने पर गांव नष्ट कर दिया। आज्ञा मतलब राजा की आज्ञा ना मानने, अवज्ञा कर दी मतलब इन लोगों ने। तो जो बलबन है इसने क्या किया कि पूरा गांव ही नष्ट कर दिया। और कैसे नष्ट किया? तो इनके जो दिल्ली के आसपास के जो पेड़ पौधे थे उन सबको नष्ट करवा दिया और मतलब चारों दिशाओं में किले बनवाए। थर्ड पॉइंट लिखा है अवध सेल्फ सप्रेस्ड। इसका हिंदी में मतलब होता है अवध का इसने स्वयं दमन किया था। मतलब अवध का इसने स्वयं दमन किया था। अगला चौथा पॉइंट है सोल्ट रेंज गोट हॉर्स फ्रॉम। मतलब हिंदी में सोल्ट रेंज से इसे जो है घोड़े प्राप्त किए थे। आगे है बाय सप्रेसिंग कटहर पिल्स फॉर डेड बॉडीज वर प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द विलेज। इसका हिंदी में मतलब है कि जो कटहर थे मतलब कटहरों का, राजपूत होते हैं, कटहरों का दमन कर गाँव के किनारे लाशों का ढेर लगवा दिया था। यह किस नीति के तहत किया था? इसने तो लौह एवं रक्त की नीति। कटहरों की राजधानी मतलब राजपूतों की राजधानी जो है अहिच्छत्र थी। इस प्रकार इसने सप्रेशन ऑफ रिबेलियन मतलब अपने विद्रोहियों का दमन किया। इसके विद्रोही कौन थे? ये मेवाती, कटहर मतलब राजपूत, ये सब थे। तो इसने जो है लौह एवं रक्त की नीति के अंतर्गत इन सब का दमन कर दिया। बहुत ही खतरनाक शासक माना जाता है बलबन। मतलब इसकी जो नीतियाँ हैं मतलब खतरनाक ही थी। अब जो है हम बलबन इन बंगाल। बलबन इन बंगाल मतलब अब जो यह भी इसके विद्रोही थे। तो बंगाल में बलबन, तो अब एंट्री होती है बंगाल में बलबन की। तो पहला पॉइंट है इंटरनल रिबेलियन एंड स्ट्रगल टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द कॉन्क्यूर्ड टेरिटरीज। इसका हिंदी में मतलब होता है आंतरिक विद्रोह तथा विजित क्षेत्रों में स्थायित्व प्रदान करने के लिए संघर्ष। आंतरिक विद्रोह मतलब अंदर का विद्रोह। ये जो बंगाल है इसके अंडर में ही था, पर दूर था तो ये लोग विद्रोह कर दिया करते थे। तो इसलिए आंतरिक विद्रोह तथा विजित क्षेत्रों में स्थायित्व प्रदान करने के लिए बलबन को जो है संघर्ष करना पड़ा। तो आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है सेंड टू आमीन खान। हियर वाज द सूबेदार ऑफ अवध सेंड टू आमीन खान। हियर वाज द सूबेदार ऑफ अवध। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आमीन खां को बलबन ने भेजा था, जो कि अवध का सूबेदार था। बहादुर भी परास्त हुआ था आमीन खां से। मतलब बलबन आगे बलबन का पुत्र था बुगरा खां। बलबन अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल में गया, जो कि इक़्तादार था। तुगरिल को अली ने मार दिया था, जिसे तुगरिल कुश भी कहते हैं। इन्होंने वहाँ पर सैनिकों को चुनवा दिया था। बुगरा खां जो कि इक़्तादार था और बलबन का पुत्र भी था।
इस प्रकार बंगाल का विद्रोह समाप्त होता है। अब जो है हम मंगोल एंड द प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लैंड द प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इसका मतलब होता है कि मंगोल और उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या। उत्तर पश्चिम सीमा जो है मंगोलों द्वारा मतलब असुरक्षित था। वहाँ मंगोल जो है आक्रमण किया करते थे। बलबन ने इसके लिए क्या किया था कि बलबन ने मंगोलों के यहाँ दूत भेजे थे अपने। इसमें पहला पॉइंट यहाँ है कि इंडिया अनसेफ ओनली इन उत्तर प्रदेश। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अगर भारत जो कहीं असुरक्षित था तो केवल उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश से ही मंगोल आक्रमण कर सकते थे। इसमें सेकंड पॉइंट है चंगेज खान द चीफ ऑफ द मंगोल्स हु वाज कॉल्ड द रोह ऑफ गॉड अटैक्ड द ख्वारिज्म किंगडम इन 1218 AD। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मंगोलों का मुखिया जो था चंगेज खां, उसे खुदा का कहर भी कहा जाता था। उसने जो है ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया था, जिसमें तायर बहादुर ने आक्रमण किया था और लाहौर जो है तहस नहस किया और उस पर अधिकार कर लिया था। बलबन का पुत्र मोहम्मद जो है इसमें मारा गया था। बलबन का यहाँ प्रिय पुत्र था और बलबन ने इसे सुल्तान घोषित किया था कि अगला सुल्तान अगर कोई होगा तो बलबन का पुत्र मोहम्मद होगा। इसका एक और पुत्र था बुगरा खां, योग्य शासक था मोहम्मद, तो इसने मोहम्मद को अपना अगला सुल्तान घोषित किया था। हालांकि इसकी मृत्यु हो जाती है 1285 ईस्वी में और एक साल बाद ही मतलब बलबन की मृत्यु भी हो जाती है। जब बलबन के पुत्र की मृत्यु हुई तो इसने ऐसा दिखाया कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर यह इसका प्रिय पुत्र था और इसके जाने के बाद मतलब बलबन जो है सदमे में आ गया था और एक साल बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार मंगोल और उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या का निराकरण हो जाता है, पर बलबन जो है अपने योग्य पुत्र को खो देता है। अब जो है हम बलबन्स डेथ मतलब बलबन की मृत्यु के बारे में जानते हैं। बलबन की मृत्यु जो है 1286 ईस्वी में हुई थी। बलबन की मृत्यु कैसे हुई थी तो उसका पुत्र जो है मोहम्मद वो मारा गया था और उसके सदमे में ही बलबन की मृत्यु हो जाती है। टॉम्ब ऑफ बलबन मतलब बलबन का मकबरा कहाँ है, तो बलबन का मकबरा जो है मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क दिल्ली, मतलब मेहरौली का पुरातत्व जो पार्क है दिल्ली का, वहाँ पर इसका मकबरा स्थित है, मतलब इसको वहाँ पर दफनाया गया है। यहाँ कुतुब मीनार के पीछे है, मतलब दिल्ली में ही है। कुतुब मीनार जो परिसर है वहीं पर है। इस प्रकार बलबन की जो कहानी है वह यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जो है बलबन से संबंधित MCQ के बारे में देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।